गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नितेश कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट फोर्ड हॉस्पिटल एंड ओनर ऑफ श्री कृपा यूरो केयर, पटना। मैं आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मेंस हेल्थ के बारे में आपके समक्ष बात करने वाला हूँ। किन किन चीजों से मेल परेशान होते हैं, ये चीजें में बात करेंगे। एक मेन जो परेशानी है मेल्स की, वो हमारा है ईगो। हम सोचते हैं कि वी आर स्ट्रांग एंड वी ये जो स्ट्रांगनेस है, हम सेक्सुअलिटी में भी चाहते हैं कि दैट कोई मेन अगर स्ट्रांग है तो वो सेक्सुअली भी स्ट्रांग रहेगा। और इस स्ट्रांगनेस और मेल फैक्टर और सोसाइटी के फैक्टर्स के कारण हम अपनी चीजों को छुपाते हैं। वी हाइड आवर प्रॉब्लम्स, वी नेवर गो टू द डॉक्टर्स एंड फेस आवर चैलेंजेस, और वी डिले द ट्रीटमेंट। जो भी होता है डिले करते रहते हैं, और ये सब के कारण से हम परेशानी में ज्यादा फंसते हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होता है हमारा, और ये सब रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स के कारण भी हमें परेशानी होती है। तो वो एक मेल ईगो, मेल सेंटर्ड सोसाइटी, इसके कारण परेशानी है ही। बट ऑलवेज रिमेम्बर, मर्द को भी दर्द होता है, मेन ऑल्सो डू फेस प्रॉब्लम्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स व्हाट मेन फेस। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके बाद हम बातें करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की। अगर टाइम परमिट करे तो विल फोकस ऑन और विल टॉक शॉर्टली अबाउट डिलेड इजैकुलेशन, एन इजैकुलेशन, एनऑर्गेज्मिया, और कुछ जो कॉमन परेशानियां हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर ये सब चीजों से पहले हमको समझना ये होगा कि इरेक्शन होता कैसे। अगर हम अपने पेनिस को देखें, अगर उसको बीचों बीच काटें, तो वो एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा जिसमें कि उसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं। तीनों सिलेंडर से मिलके हमारा लिंग या पेनिस बनता है। उसमें 2 सिलेंडर्स सॉलिड होते हैं, मतलब उसके बीच से कुछ नहीं जाता है, और वो स्पॉन्जी होते हैं। जैसे स्पॉन्ज होता है, हम उसको दबाते हैं तो सिकुड़ जाता है, जब उसके अंदर हवा भरती है तो फूल जाता है। वैसे ही हमारे पेनिस में 2 स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। तीसरा एक और स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसमें के पेशाब की रास्ता उसके थ्रू जाती है। तो इरेक्शन होता कैसे? जब भी हम सेक्सुअली एरोस्ड होते हैं, किसी चीजों के बारे में सुनते हैं, कोई टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, कोई छूता है, या इस तरह से ख्याल आते हैं, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व्स काम करते हैं, नर्व्स हमारा सिग्नल देता है और ब्लड आना चालू हो जाता है। जब ब्लड आता है तो स्पंज की तरह जो टिश्यूज हैं वो फूलने लगती हैं, और जब वो फूलती हैं तो वो एक हार्डनेस क्रिएट करता है जो कि इरेक्शन के लिए काम आता है। तो इरेक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि ब्लड फ्लो का होना। पहली चीज है कि ख्याल वैसे आना, लिबिडो रहना चाहिए, सेक्सुअल ख्याल आने चाहिए। ख्याल आने के बाद जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि नस, जो नर्व्स हैं जिसके थ्रू सिग्नल अप डाउन करता है, वो अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेटिंग चैनल जब ठीक है तो डिलीवरी होनी चाहिए ब्लड की उसमें, तो वो चैनल्स ठीक होने चाहिए। और चौथा है कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिससे जब ब्लड आ गया तो बाहर नहीं जाए, वो भी चीज ठीक होनी चाहिए। तो इस चारों चीजें ठीक होनी चाहिए। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3-4 चीजें हैं, तो ये चीज एक समझ में आनी चाहिए कि ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसको दो तरह से बोल सकते हैं। आइदर वी आर अनेबल टू गेट एन इरेक्शन, हमें इरेक्शन नहीं होता है। इरेक्शन का मतलब होता है लिंग का सख्त होना। या तो हमें इरेक्शन नहीं हो पाता है, या किसी को इरेक्शन होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं फॉर देयर डिजायर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो जितनी देर तक चाहते हैं उतनी देर तक वो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इरेक्शन लॉस हो जाता है। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। अब बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। तो किसी किसी में वेस्कुलर इश्यूज होगा, मतलब ब्लड की जो खून की नली है वो पतली हो जाएंगी, जिसके कारण खून आ नहीं पा रहा है, या कुछ चोट लगी उसके कारण खून की नली टूट गई। तो ये वेस्कुलर कॉजेज हैं, खून की नली के कारण कॉजेज। दूसरे जो कॉजेज हैं वो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं। कोई ऐसी सर्जरी हुई या कोई बीमारी हुआ जिसमें जो नर्व्स हैं
वो डैमेज हो गए तो वो सिग्नल ही नहीं आ पा रहा है, तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तीसरी चीजें हैं हार्मोन इंड्यूस्ड, हार्मोन काफी जरूरी है वो सिग्नल्स को मीडिएट करने के लिए, और जो बीच में इंटरप्ले होता है उसको करने के लिए, इरोटिक थॉट्स आने के लिए। तो हार्मोन इंड्यूस्ड, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या कुछ और परेशानी है तो उसके कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कुछ चीजें ड्रग्स के कारण होती हैं, जैसे काफी सारे ड्रग्स हैं जिसके कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जैसे कि कुछ हार्ट की दवाइयाँ, कुछ बीपी की दवाइयाँ, कुछ जो साइकेट्रिक दवाइयाँ होती हैं उसके कारण। और एक जो सबसे खास जरूरी है वो है साइकोजेनिक ईडी, जो कुछ परेशानी नहीं रहते हुए भी इरेक्शन नहीं आ पाना। फिजिकली पेशेंट ठीक है, वो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ब्लड आ रहा है, सिग्नल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर उसके बावजूद भी उनको इरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो साइकोलॉजिकल ईडी होता है। अगर हम देखें काफी सारे न्यूज, तो उसमें आता है कि इंडिया इज द इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ इम्पोर्टेंस रेट या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रेट्स इतने ज्यादा हैं, मगर हम बातें नहीं करते। एक हमारा ये है कल्चर है कि सेक्स के बारे में या ये सब चीजों के बारे में खुल के बातें नहीं होती, मगर दूसरे तरफ से देखिए तो हम चार चार पांच पांच बच्चे करते हैं, मगर जब उसके बारे में बात करने की नौबत आती है तो हम पीछे सटक जाते हैं। हम नहीं जानते कि नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, और इसके कारण हम किसी और के पास जाते रहते हैं जिनको इनकी नॉलेज या जानकारी कम है। बात करेंगे अगर कितने लोगों को जानकारी होती है कि उनको ईडी है, तो करीबन 53% पुरुषों को मोटा मोटी जानकारी होती है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मगर महिलाओं को उनसे ज्यादा पता होता है कि नहीं, पुरुष उनके पार्टनर्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहे हैं। और मेल्स जो हैं उन वो सोचते हैं कि 35% कारण स्ट्रेस है, मगर महिलाएं थोड़ा कम उसको सोचती हैं। अब बात करेंगे कि कारण क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है और किनको हो सकता है। सबसे पहली चीज है एज। एज के साथ हार्मोन्स के भी कुछ चेंजेस आते हैं, ब्लड के खून की सप्लाई के चेंजेस आते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के कारण चेंजेस आते हैं, तो एजिंग के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। दूसरा कारण डायबिटीज, डायबिटीज नसों को बर्बाद करता है, खून की नली को पतला करता है, ये सब के कारण होगा। बीपी की परेशानी, ये भी खून की नली को गड़बड़ करता है। जिनको हार्ट की परेशानी है वो, और आज के दिन माना गया है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, वो एक इंडिकेटर है, साइन ऑफ एजिंग और साइन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब उनको साथ साथ दिल की भी बीमारी है, क्योंकि दोनों बीमारियों में परेशानी एक ही है कि खून की नली पतली हो जाना। अगर नीचे की खून की नली पतली होती है पेनिस की लिंग की, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, और हार्ट की होती है तो हार्ट अटैक या चेस्ट पेन होता है। सिगरेट स्मोकिंग भी उसी तरह से डैमेज करती है ब्लड वेसल्स को, जो परेशानी होती है। स्ट्रेस एक है जो साइकोजेनिक ईडी की तरफ जाता है या आपको मेंटेन करने से रोकता है, आप मोमेंट में नहीं रह पाते हैं। अगर नर्व डैमेज हो गई तब भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अल्कोहल के कारण भी हो सकता है, जिसका टेस्टोस्टेरोन कम है, हार्मोन लेवल्स कम है, जिसका टेस्टिसी छोटा है, या कुछ और परेशानी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उनके उनको भी हो सकता है। और काफी सारे मेडिकेशंस हैं जिनके कारण भी ये सब चीजें हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि किनको है, कैसे पता करें कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या किस तरह से इसकी जांच होती है। तो पहली जो चीज है कि रिड्यूस सेक्सुअल ड्राइव, मतलब लिबिडो कम हो जाना। इच्छा ही नहीं होगी कि आपको इच्छा ही नहीं होगी कि आप सेक्स करें। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपको इच्छा ही नहीं होगी कि आपको सेक्स करना है, सेक्स की ड्राइव कम हो जाएगी। दूसरी चीज है, जब आप इच्छा होगी भी तो उसके बाद भी आप इरेक्शन नहीं आएगा आपको। अगर इरेक्शन आया भी तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर इरेक्शन मेंटेन कर भी रहे हैं तो जैसे ही आप एक्ट में गए तो आपका इजैकुलेशन हो जाएगा, सीमेन निकल जाएगा। उसके कारण जैसे ही इजैकुलेशन होता है, दैट्स अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट यू लूज द इरेक्शन, तो उसके कारण भी परेशानी होती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये इतनी परेशानी है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको एक्चुअल में है क्या। वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है
और ना कि उनको ईडी है, और दोनों मोटा मोटी लिंक्ड है। लिंक में आपसे बताऊंगा कि क्या दिक्कत होती है। कुछ किन्हीं लोग को परेशानी होती है कि डिलेड इजैकुलेशन भी हो सकता है और एनॉर्गेस्मिया भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पार्ट है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। अब कैसे पता करेंगे कि क्या क्या करना होगा कि डायग्नोज हो। जो सबसे पहली चीज है, कोई पेशेंट से पूछा जाता है कि उनको मॉर्निंग इरेक्शंस होता है कि नहीं। मॉर्निंग इरेक्शंस वो इरेक्शंस होता है जो नींद में आता है, जब आपकी नींद अचानक से टूटती है, आप सवेरे उठते हैं तो लिंग टाइट रहता है या इरेक्शन रहता है। कुछ आज के आज के दिन में जैसे मैं आपसे ऑनलाइन बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुने, उसमें से कुछ बातें याद रही, कुछ बातें नहीं याद रही, मगर आप सारी चीजें तो नहीं जान पाएंगे। बहुत लोग हैं कि आज के दिन जैसे ही होता है तो फर्स्ट थिंग दे डू इज ऑनलाइन सर्च, क्योंकि उनमें उनको एम्बेरसमेंट नहीं होगी, कोई जानेगा नहीं, इसके कारण वो सर्च करते हैं। एक मरीज आया, बोला इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो है सर, मगर मॉर्निंग इरेक्शंस भी नहीं होता है। फिर उनको डिटेल में पूछने लगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब भी नींद से उठे उनका इरेक्शन अच्छा हो और हार्ड हो। मॉर्निंग इरेक्शन ऐसा नहीं होता है, बस वो पेनाइल ट्यूमेसेंस होता है, मीन्स लिंग में ब्लड भरा रहता है, वो एकदम हार्ड इरेक्शन नहीं होता है। और जरूरी नहीं है कि हर दिन हो आपको, कभी कभी आप बीच में नींद टूट सकती है, कभी नहीं हो, मगर आपको कुछ दिनों तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी 2-3 पेशेंट हैं परेशान हो गए, सर मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होता, मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट शुड हैपन डेली। डेली होता है बट यू आर नॉट अवेयर, और जब आप सर्च कर रहे हो तो उस समय नहीं हो सकता है। तो ये है, मॉर्निंग इरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आपका लिबिडो कैसा है, सेक्सुअल ड्राइव कैसी है, फिर वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन का रोल, जिसमें यूरोलॉजिस्ट का रोल आता है। उनको आपके ये लिंग को, पेनिस को, टेस्टिस को एग्जामिन करना पड़ता है। कहीं टेस्टिस तो छोटी नहीं है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, कहीं कुछ और तो परेशानी नहीं है। एक पेशेंट आए, इस तरह से बात कर रहे थे और उनको पता नहीं, both the testes were in the abdomen, undescended testis था, inguinal canal में था, दोनों छोटा हो गया था, और उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है नॉर्मल, किस तरह से होता है। वो समझ के चल रहे थे कि यही चीजें नॉर्मल है, और उनका कारण वो था। तो एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जामिनेशन जरूरी है। कभी कभी होता है कि पेन हो रहा है, पिरोनिस डिजीज है, प्लेक्स बन गए हैं, लिंग जब टाइट होता है तो टेढ़ा हो जाता है, इसके कारण भी कि हम पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम सेक्स क्यों करें, इसके कारण लोग वो साइकोलॉजिकल एक फियर हो जाता है, नहीं जाते हैं सेक्स करने। कभी हाइपोस्पेडियस होता है या कोई और पेनाइल डिफॉर्मिटी हो सकती है, एग्जामिनेशन से कोई ऑपरेशन हुआ था नहीं हुआ था, कुछ और है परेशानी, वो है कि नहीं, आपके नर्व्स इंटैक्ट है कि नहीं, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन जरूरी है। एग्जामिनेशन के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट पे जाते हैं, हम लोग हॉर्मोन्स लेवल चेक करते हैं। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट में जो है इम्पोर्टेंट, वो आपके लिपिड की लेवल से, कि लिपिड कितना है कितना नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है जिसके कारण आपकी खून की नली ब्लॉक हो रही है। उसके बाद आपका ईसीजी किया जाता है, ब्लड शुगर देखा जाता है, डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं, बीपी देखा जाता है, बीपी कंट्रोल है कि नहीं। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, और ये सब टेस्ट में पता चलता है। कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कुछ दवाई देके या इंजेक्शन देके, उसमें देखना रहता है कि खून की नली कितनी मोटी हुई और उसमें धार कितनी है, इन स्पीड और मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लो, वो देखना रहता है। अगर वो अच्छा है तो मतलब आपका आर्टरी साइड से खून की नली अच्छी है, हम दूसरे चीजों पे फोकस कर सकते हैं, एक चीज रूल आउट हो जाती है तो। लास्ट में अगर ऐसा होता है कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें अगर होती हैं तो और कुछ कॉम्प्लेक्स टेस्ट की जरूरत हो सकती है, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ और योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेक्सुअल ड्राइव, आपका एटीट्यूड क्या है, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, ताकि कुछ और कारण है कि नहीं पता चले। अब जब हमको पता चलता है, या वाइफ बताती है, पार्टनर बताते हैं, या कोई और बताया, हमको खुद एहसास हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम खोजना चालू करते हैं कि हम इसका इलाज कहाँ से करवाएं। जब देखेंगे तो ऐसे काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे आपको,
राह चलते, पुल के नीचे, ट्रेनों में, दीवालों पे, हर जगह लगता है कि दुनिया सब लोग सेक्सुअल एक्सपर्ट बन के बैठी है और इसी चीज के ट्रीटमेंट के लिए बैठी है। और क्योंकि लोग छुपाना चाहते हैं तो इनके चक्कर में पड़ते हैं। आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, मगर आप जितना इधर उधर भागिएगा उतनी परेशानी बढ़ेगी। होता है वो लोग भी वही दवाइयाँ कुछ मिला के दे देते हैं। काफी सारे एफ्रोडायस्टिक हैं। आज अगर सबसे ज्यादा मेडिसिनल कोई लिस्ट है अगर, तो वो है एफ्रोडायस्टिक का। तो वो काफी सारे हैं, उसका अल्टीमेट एंडलेस लिमिट है। बात करेंगे अभी हम उधर नहीं जाके, एंडलेस लिमिट और ये सब में नहीं जाके, हम लोग बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट है सबसे पहली जो चीज है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना। इसके बिना हम ट्रीटमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। दवाइयां मदद तो करती हैं, बस मदद करती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी ट्रीटेड, कैन नॉट बी क्योर्ड। ये एक स्टेटमेंट है। आप इलाज तो हो सकता है मगर ठीक नहीं हो सकता। ठीक करने के लिए आपको प्राइमरी स्टेज से चलना पड़ेगा। एक बार खून की नली पतली हो गई तो पतली हो गई। दो तीन चीजें हैं जो ट्रीट हो सकती हैं। जैसे मानिए कि चोट के कारण कोई खून का नली पतला हो गया वो, या किसी इसके साइकोलॉजिकल कॉज है वो, ये दोनों चीज परमानेंटली क्योर हो सकती है। बाकी दूसरा कारण से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो बस ट्रीट हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता है। एक सवाल पूछा गया है, कैन योगा चेंज इट? यस, आई एम कमिंग टू दैट। दूसरी चीज है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले कि मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। हेल्दी बॉडी वेट हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा है कि स्मोकिंग को क्विट करें। स्मोकिंग में आपके ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, निकोटीन होता है, सारी चीजें मिलके एक हैफाजार्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे खून की नली पतली होती है और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। स्मोकिंग एंजाइटी लेवल्स भी बढ़ाता है, उसके कारण भी परेशानी होती है। लिमिट और स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल, वो भी बंद करना पड़ेगा। वो भी आपको ये लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ये भी आपको सेम तरीके से डिटोरिएट करती है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सारी चीजों में देखिएगा कि आपके बॉडी वेट मेंटेन करने में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, फिजिकल एक्टिविटी में, सब में योगा का रोल है। और योगा से बॉडी हार्मोनाइज होती है। अगर हम सेक्स की बात करें, हमारे इंडिया में कामा सूत्रा लिखी गई है। जब वो लिखा गया, कामदेव भी है हमारे, गॉड भी है जिनको हम प्रीच करते हैं। तो इसके बारे में जब है तो ये है कि सेक्सुअल एक जो एक्ट है, ये माइंड, बॉडी और सोल का फ्यूजन है। दो लोग मिलते हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उनको उस मोमेंट में रहना है। एक इट्स अ प्योर इटर्निटी, या आप बोल सकते हैं कि सोलेस का एक्ट है। तो इसमें अगर एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होगा तो आपको परेशानी होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि यू आर इन मिडिल ऑफ अ एक्ट एंड सडनली समथिंग कम्स अप, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टेंशन के कारण यू विल लूज योर मूड, यू विल लूज योर इरेक्शन। दूसरी बात करेंगे, जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका रोल ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितना रोल इसमें अदा करते हैं। पहला चीज है, आप अगर बाएं तरफ की पिक्चर देखेंगे, एक ऐसा पार्टनर जो आप अगर परेशान है तो और परेशान है, तो इट विल नॉट हेल्प। दूसरे पिक्चर में अगर आप परेशान है, योर पार्टनर शुड हेल्प यू, तभी जाके कुछ ये होता है। पार्टनर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स पार्टनर विल टेल यू दैट यू हैव ईडी एंड यू शुड गेट ट्रीटमेंट। मेरे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 10 में 8 patients are brought by their female partners or their wife that you have something, you should visit a doctor, आपको दिखाने की जरूरत है। एंड जब दोनों लोग आते हैं तो काउंसलिंग होती है, सपोर्ट मिलता है। ये दूसरी बात है कि जब वो लोग लेके आते हैं तो मोर ऑफ अ पिक्चर लाइक लेफ्ट, ठीक है, दे आर नॉट सपोर्टिव, दे जस्ट वांट देम टू गेट क्योर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी सपोर्टिव। और सपोर्ट के साथ, क्योंकि यू कैन नॉट दिस, एक ऐसी चीज है कि आप अकेले नहीं इसमें, you have to be at least 2% should get involved, so you and your partner should get involved in this because it's a couple thing, it's a couple therapy. अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, दवाइयों से।
तो दवाइयाँ अगर देखें तो अनकाउंटेबल प्रोडक्ट्स हैं। इफ यू गो ऑनलाइन, आपका कुछ भी चीज अगर आप कोई वेबसाइट खोलिए तो चीजें पॉप करती रहेंगी, ये तेल वो तेल, ये कैप्सूल वो कैप्सूल, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, ये यूनानी दवाखाना वो दवाखाना, इस तरह से काफी अनकाउंटेबल प्रोडक्ट्स हैं। एक्यूपंक्चर है, होम्योपैथी है, चाइनीज है, मेडिसिन है, हर्बल इलाज है, आयुर्वेदा है। मगर इफेक्टिवनेस अल्टीमेटली एंड, जो सब मिला के जो काम करते हैं वो एंड ऑर्गन पे ही काम करते हैं। एंड ऑर्गन का जो काम है, जो लास्ट जो स्टेप होता है जिसके कारण खून की नली मोटी होती है और ज्यादा खून भरता है पेनिस में, लिंग में, और इरेक्शन होता है, वो है आपका एक दवाई जिसका नाम है 5-अल्फा 5-PD-5 इनिबिटर्स, फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर्स। वो जब है तो वो खून की नली को मोटा करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसके कारण होता है। तो दवाइयाँ कुछ ओरल आती हैं, काफी सारे ब्रांड्स में काफी सारे डिफरेंट दवाइयाँ आ गई हैं आज मार्केट में। जिनको ओरल पसंद नहीं है वो कुछ आज एक म्यूज करके दवाई आती है, वो आप पेशाब के रास्ते में डाल सकते हैं और उससे इरेक्शन होता है। सबके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। वो आपको कौन सा मेथड सूट करता है या आप क्या चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप अपनी यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके इस चीजों के बारे में बात कर सकते हैं कि व्हाट डू यू रियली वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सूट्स यू। अगर दवाइयों से नहीं ठीक होता है, देन द नेक्स्ट थिंग, द लेसर मिनिमली इन्वेसिव और जो कम इन्वेसिव चीज है वो होती है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस। इसमें एक सिलेंडर होता है जिसको आपको पेनिस के ऊपर डालना होता है, और उसके बाद एक पंप होता है जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम के कारण ब्लड खींच के पेनिस में भरता है। ब्लड भरने के बाद आपको एक रिंग होती है, रिंग को बेस ऑफ पेनिस पे लगाना पड़ता है, जिसके कारण ब्लड वापस नहीं जाए, तब आपका इरेक्शन रहता है। बस इसमें जब तक आप रिंग लगाए हैं तब तक इरेक्शन रहेगा। कुछ कुछ परेशानी होती है, वो जब आप यूज करेंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। अगर इससे भी आपका इलाज नहीं होता है, इससे भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं, तो तीसरी जो चीज है वो इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं हम पेनिस में। वो जो रॉड्स होते हैं, सिलेंडर्स जिसमें ब्लड भरते हैं, डायरेक्टली उसी में आप दवाइयाँ डाल सकते हैं। दवाइयाँ डालने के बाद बहुत छोटा माइन्यूट इंजेक्शन रहता है, जैसे आजकल इंसुलिन के नीडल्स आ गए हैं वैसे नीडल्स रहते हैं जो काफी कम दुखते हैं, और डायरेक्टली ड्रग को वहां डाल सकते हैं। तो ये दवाइयाँ वहां डालने के बाद इरेक्शन अच्छा होता है। जो दवाइयों से, ओरल दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो इससे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें भी जैसे पहली दवाई है कि एक सिंगल चीज है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, में जाते हैं, उससे नहीं होता तो हम लोग 3 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, नहीं होता तो 4 मॉलिक्यूल पे आजमाते हैं, अगर जिससे भी पेशेंट को रिस्पॉन्स मिले। एंड स्टेज होता है कि पेशेंट को परेशानी इतनी ज्यादा है कि इरेक्शन हो ही नहीं रहा है थोड़ा, बट सेक्सुअल ड्राइव अच्छा है, दे वांट टू रिमेन सेक्सुअली एक्टिव, तो हम लोग पेनाइल प्रोस्थेसिस ऑफर करते हैं। पेनाइल प्रोस्थेसिस 2 तरह के होते हैं। एक में है कि वो एक रॉड की तरह, जैसे हम लोग एक नाइट लैंप जो देखते हैं, नाइट लैंप को ऐसे कर दिया तो ऐसे रहेगा, ऊपर कर दिया तो ऊपर रहेगा, इस टाइप का एक डिवाइस आता है जिसको उस कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो रॉड मैंने दिखाया था लिंक एनाटॉमी में, उसमें डाल देते हैं। उसको अगर बेंड करेंगे तो नीचे रहेगा, सीधा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। ये चीप डिवाइस है, मगर इसमें आप एट विल थोड़ा हाइड करने में परेशानी होती है, ये सब होता है। दूसरा जो तरीका है, इन्फ्लेटेबल रहता है रॉड, वो इन्फ्लेटेबल रॉड भी वहीं डलती है, और एक आपको पंप मिलता है, एक रिजर्वायर मिलता है। आप पंप को दबाइएगा तो पानी रिजर्वायर से होके सिलेंडर्स में चले जाते हैं, उस समय पेनिस इरेक्ट हो जाता है, और जब पंप खाली होता है तो पेनिस फ्लैसिड हो जाता है। इसमें फ्लैसिडिटी अच्छा मिलता है, और आप पेनिस को कंसील कर सकते हैं। पहले वाले में क्या है कि उसको हाइड करना मुश्किल है, थोड़ा हमेशा प्रोजेक्टेड ही रहेगा या साइज थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। तो ये था हमारा आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और उसका ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पार्टनर काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस लेवल्स को दूर करना भी जरूरत है। इसमें पहली काउंसलिंग हम यूजुअली यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है।
अब दूसरी चीज जो सबसे बड़ी परेशानी है जिसके कारण लोग ज्यादा आते हैं, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अगर इसकी बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी ज्यादा प्रेवलेंट है और ये यंग पर्सन्स को ज्यादा सताता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन समझने से पहले क्या है, इसके पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है इजैकुलेशन का। उसमें होता है कि पहले हमारा एरोजल होता है, एरोजल स्टिमुलेशन कारण या किसी भी कारण से, उसके कारण हम एक हाइट पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेशन, और फिर हमारा सीधे डिप होता है वहां पे ऑर्गेज्म के बाद। अगर ये क्यूमुलेशन नहीं हो, हम फटाक से एरोजल के बाद ऑर्गेज्म पे पहुंच जाए विद इन लेस देन अ मिनट, तो या लेस देन 2 मिनट्स, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अब अगर देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, तो दो तरह के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आइदर इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप है, ये प्रॉब्लम तभी से चालू होती है फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ मेन सेक्सुअल लाइफ, जब से उन्होंने सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट की तभी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी होता है कि पहले वो ठीक थे मगर कुछ दिनों के बाद suddenly at a point of time in their life they experience a premature ejaculation, उसको सेकेंडरी पीली बोलते हैं। अभी अगर देखेंगे तो जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं, उनमें से 9 में से 10 लोग को विद इन 1 मिनट ऑफ वेजाइनल पेनिट्रेशन इजैकुलेशन हो जाता है, और एक में से माने 5 में से एक आदमी, जितने भी लोग हैं वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। अब हम बात करेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हम भी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किताबों में कुछ लिखा है, पेशेंट्स कुछ बोलते हैं, तो पेशेंट्स भी हमारे एजुकेशन का सोर्स है। पेशेंट स्टोरी शेयर करेंगे, उससे समझ में आएगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है। रिसेंटली एक पेशेंट आया अराउंड 28-30 ईयर्स ऑफ एज, यूजुअली जब शादी हुई तब, and he was so much worried. I can see frowning in his eyes, his face, his कभी रिलैक्स नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। He was virgin for 28 years or 30 years, whatever you call it, और उसके बाद अचानक शादी हुई उसकी। शादी होने के बाद he thought that he can do everything in his sexual life, मगर फर्स्ट डे ही उसको एम्बेरसमेंट मिला। फर्स्ट डे वो सोचा कि ओके इट्स लाइक अ फर्स्ट डे, ऐसा हो सकता है। सेकेंड डे गया और थर्ड डे गया तो ही फेस द सिमिलर इशू, और हुआ के टाइम वाज मोर रिड्यूस्ड। वाइफ स्टार्टेड सीइंग हिम लाइक ओके, इसका तो गड़बड़ है, परेशानी है, दिक्कत है, तुरंत हो जाता है, इसके कारण ही बिकेम मोर स्ट्रेस्ड। अब क्या होता, अब उसका इरेक्शन भी नहीं होता क्योंकि उसको मन ही नहीं करता, डर लगता है, एंजाइटी है कि जाएंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मगर मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। आई कैन नॉट सेटिस्फाई हर, आई कैन नॉट सेटिस्फाई माई सेल्फ। उसके कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था, बट नाउ ही इज हैविंग अ ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आल्सो। इज टेंस्ड इन हिज लाइफ, कहीं मन नहीं लगता, तो पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशन खराब होगा, आपका वाइफ के साथ रिलेशन खराब होगा, आप टेंस्ड रहिएगा, आपका वर्क इफेक्ट होगा, एंग्जाइटी जो है उसके कारण सारी चीजें दिक्कत होंगी। तो ये काफी ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। अब इसके लिए डायग्नोसिस के लिए हमें अच्छे से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, इसके काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दवाइयां हैं, बाद में बात करेंगे। पहले इसका टाइम ऑफ ऑनसेट बहुत जरूरी है कि प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, कब से है, ये कभी कभी होता है ना हमेशा है। टाइम बहुत जरूरी है, कुछ लोगों को दिया जाता है कि दैट यू स्टार्ट अ स्टॉप वॉच फ्रॉम दैट मोमेंट यू पेनिट्रेटेड एंड स्टॉप द स्टॉप वॉच द मोमेंट यू इजैकुलेटेड, तो इसको IELT बोलते हैं। फिर जो इम्पैक्ट है आपका सेक्सुअल लाइफ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उसका भी देखना पड़ता है। कुछ और परेशानी तो नहीं है, आप कुछ मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं, और इसके क्वेश्चनर्स भी आते हैं जो आपकी यूरोलॉजिस्ट आपको देंगे, जिससे इवैल्यूएशन हो सकता है। अब जब पेशेंट्स आते हैं या जब मैं हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारा या उनका थेरेपेटिक टारगेट या वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि दे वांट टू अचीव अ बेटर कंट्रोल ओवर इजैकुलेशन। ठीक है, अगर ये कंट्रोल होगा तो उनकी इंटीमेसी इंप्रूव होगी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छा होगा,
and ultimately it will lead to a higher self confidence. जो सबसे पहली चीज है वो है साइकोसेक्सुअल थेरेपी, ठीक है। तो साइकोसेक्सुअल थेरेपी दोनों के लिए होता है। जितना परेशान ईडी से पार्टनर होता है उससे ज्यादा परेशान प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से होता है, क्योंकि वो फील करता है कि उसको इरेक्शन होता है मगर इरेक्शन तुरंत चला जाता है। अब जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सबसे अगर पूछूं या आप मन ही मन अपना जवाब दें, जब एडल्टहुड आता है, जब आप सेक्सुअली आप चीजों को समझ पाते हैं कि नहीं ये चीज देखने से मुझे इरेक्शन होता है या ऐसे थॉट से इरेक्शन होता है, जब आप तब शुरुआत में अगर आप कुछ ब्लू फिल्म देख लें या कुछ इरोटिक चीजें देख लें तो आपका इजैकुलेशन ऐसे ही हो जाता है। परेशानी होती है, नाइट फॉल्स होते हैं। धीरे धीरे जब स्टेजेस बढ़ते हैं, लोग कॉलेज में जाते हैं, जब ये सब चीजें कॉमन हो जाती है, बातें करते हैं, दे स्टार्ट मास्टरबेटिंग, तो धीरे धीरे ये टाइम बढ़ने लगता है मास्टरबेशन से। और जो स्टिमुलस चाहिए आपका इरेक्शन के लिए, इजैकुलेशन के लिए, वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो ये भी एक जो हमारे इंडियन सिनेरियो में एक परेशानी आ रही है, जो अभी पहले होता था बाल विवाह, लोग सेक्सुअली एक्टिव बहुत जल्दी हो जाते थे, आज है कि जॉब के बाद ही होगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी बिफोर मैरिज इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्राइम। और किसी को क्राइम लगता है, किसी को एक लगता है कि नहीं इट्स गंदा काम, जो भी है। ये जो डिफरेंस हो रहा है अराउंड 10 years, जो लोग सेक्सुअल डिप्राइवेशन के कारण जो हो रहे हैं, और अचानक से जो फिर वो एक ऐसे स्टेज में जाते हैं जो फीमेल पार्टनर मिलती है, तो वहां वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। 10 years में उनके फैंटेसीज थॉट्स इतने ज्यादा भर चुके होते हैं कि माइंड को डिफरेंशिएट कर पाना कि ये रियल है, मुझे इस मोमेंट में रहना है, डिफिकल्ट होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्यों है? जैसे ही गए हम, पेनेट्रेशन हुआ, उसके बाद वो थॉट्स रन करने लगते हैं, मोमेंट में हम नहीं रहते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें सोचने लगते हैं, या हमारे फैंटेसीज में जो कुछ थी चीजें थी हमने जिसमें बात किया था वो सब वहां चले जाते हैं, और वो रनिंग के कारण, फोर रनिंग के कारण इतनी जल्दी हम क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं कि इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो रहा है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे कि मोस्टली रिसेंटली मैरिड लोग या रिसेंट ऑनसेट जिनके सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है उनको, क्योंकि और पार्टनर रोल काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टनर को समझना पड़ेगा इट्स अ लर्निंग प्रोसेस और एडेप्टेशन प्रोसेस, जैसे सेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है, धीरे धीरे थ्रेशोल्ड विल इंक्रीज। बट इफ यू फील दिस एज अ हीनियस, और अगर आप एंग्जियस होकर डिप्रेस हो जाते हैं तो आपको ईडी भी हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाएगा, फिर उसको मेंटेन करना या उससे उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फियर जो रहेगा हमेशा, वो एक जैसे होता है ना, गए थे कहीं पानी में, किसी को डूबने का फोबिया हो जाता है, वो तो पानी में उतरता नहीं, भले उसको तैरना आता हो, या इस तरह का है कोई है नीचे फोम भी गिरा है तब भी ऊपर से नहीं, फियर ऑफ हाइट जो भी है, तो इस तरह से फोबिया होने लगता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के टुवर्ड्स फिर डाउन होने लगता है, लिबिडो घट जाता है, ये सब परेशानी है। तो साइकोसेक्सुअल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग को समझना बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन की काफी कमी है, जिसके कारण ये सब परेशानी आती है और लोग उबर नहीं पाते हैं। दूसरा जो एक परेशानी है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इन्फेक्शन। जब लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं यंग एज में, अभी जमाना जैसे टाइम्स आर चेंजिंग, कपल्स जा रहे हैं, कपल्स बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, दे गेट सम टाइप ऑफ कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट इन देयर अर्ली एडल्टहुड। उसमें क्या होता है, डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, कॉन्डोम यूज नहीं करते, दे गेट इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन रह जाता है, और इन्फेक्शन मोस्टली प्रोस्टेट में जाके सेटल कर जाता है, एंड दे विल हैव द क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जिनकी एडवर्टाइजमेंट सब लोग करते हैं, सारे दीवार करते हैं, धात सिंड्रोम, सेक्स रोगी, कमजोर मरीज। और कमजोरी वो समझते हैं कि इरेक्शन नहीं होना कमजोरी हो गई। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर उनको नाइटफॉल हो रहा है बार बार तो वो एक साइन ऑफ वीकनेस है, या उनको कमजोरी होने लगी। कुछ एक पेशेंट बोलते हैं सर रात में दूध पीते हैं तो सुबह सीमेन निकल जाता है, उनको लगता है कि दूध से ही सीमेन बनता है। ये सब जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और हम लोग को ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी एट अ अर्ली एज,
नहीं तो परेशानी ये बढ़ती रहेगी। जिनको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है उनका प्रोस्टेट इरिटेटेड रहता है, जब भी हम जाएंगे तो थ्रेशोल्ड जो है वो काफी कम हो जाता है, उसके कारण भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। ये इसका इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट या इवैल्यूएशन यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो अगर आपका कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या कुछ कांटेक्ट की हिस्ट्री थी, then you should go visit a urologist, get yourself checked for a chronic prostatitis। पेशाब के रास्ते दो ही चीज निकल सकती है, या तो पेशाब या सीमेन। अगर इसको छोड़ के आपको किसी भी तरह का डिस्चार्ज होता है, दैट इज बैड एंड दैट इज ए यूरेथ्रल डिस्चार्ज। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बाद में उससे परेशानी हो सकती है, और क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के कारण इनफर्टिलिटी भी होता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होता है। तो इसका ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन जरूरी है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो सेक्सुअल थेरेपी के बाद प्रैक्टिस करनी है, वो है आपको प्रैक्टिस करना है कंट्रोल बिल्ड करने का। अगर आप एक चीज मान लेंगे कि नहीं, यू आर मास्टर ऑफ योर बॉडी, नॉट योर बॉडी इज मास्टर ऑफ यू, इट्स ए ये सर्कुलर स्टेटमेंट, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि दैट योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी। तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अब कैसे करना है, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला है, एक स्क्वीज टेक्निक होता है, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक होता है। जैसे ही आप इन द मोमेंट या उस एक्ट में ऐसा लगता है दैट यू आर गेटिंग एन इजैकुलेशन और यू आर अबाउट टू इजैकुलेट, विथड्रॉ, do not do anything, do not do any kind of stimulation, बस ask either you or your partner can pinch your glands, ठीक है, वो दबाने से, और उसके बाद यू हैव टू वेट। जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, ट्रैफिक के सिग्नल्स, कि पहले रेड जलता है, जैसे ही रेड है मतलब रुक जाना है, फिर येलो मतलब ओके आई कैन स्टार्ट, आई कैन रिलैक्स, आई कैन गो ऑन, और फिर आपको ग्रीन सिग्नल्स मिलेगी जब आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर स्टार्ट स्टॉप मेथड भी है, ये आप ऐसे करके आप 3-4-5 साइकिल्स में रोटेट कर सकते हैं। 3-4-5 साइकिल्स होने के बाद फिर आप फाइनली इजैकुलेट कर सकते हैं। जब 3-4 साइकिल्स होंगे तो अगर इवन आपका 1 मिनट का टाइम है, आप अगर गैप लेते हैं, दैट टाइम विल इंक्रीज टू 10 minutes। Foreplay has a very important role and your partner has a very important role। She should be supportive, otherwise you will lose all your hope और फिर परेशानी होगी। कुछ इसमें ड्रग्स का भी रोल है जो हेल्प करता है टू लोअर द लेवल ऑफ एंजाइटी, टू प्रोलॉन्ग द इरेक्शन और टू डिले द इजैकुलेशन। और तीसरी जो चीज है, इट हेल्प्स टू गेट अ सेकंड इरेक्शन। कुछ और जो चीजें हैं जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट यू कैन इजैकुलेट अराउंड 2 hours बिफोर दैट। तो इजैकुलेशन से वो जो सेक्सुअल लेटेंसी रहती है, इजैकुलेटरी लेटेंसी रहती है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण भी आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है। बाकी जो आपका मेल डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जैसे कि आपका डिलेड इजैकुलेशन, एनॉर्गाज्मी, इसके बारे में नहीं यहाँ बात कर सकते हैं। एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपका रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो होता है कि आपने ऑर्गेज्म फील किया, आपको लगा कि इरेक्शन हुआ है, बट यू डिडंट, नथिंग केम आउट। ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होता है, जब आप कुछ दवाइयों पे हों, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स। काफी सारे पेशेंट्स को स्टोन होता है, स्टोन की परेशानी होती है, डिस्टल यूरेटर में स्टोन फंसा रहता है। लोग यूरोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजिशियन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी जिसके पास गया ऑल एवरीवन नोस, बट प्रिस्क्राइब तो कर दिया, मगर ये सब चीजें बताते नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि दे एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट डू दीज थिंग्स इन ड्यूरिंग दिस टाइम, बट एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ रियलिटी ऑलवेज। 2-3 पेशेंट आए हैं मेरे पास एकदम परेशान होके कि सर इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, कुछ निकलता नहीं, एंड दे आर सो टेंस्ड। ये टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब आपका ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ग्लैंड्स जो है वो आपका यहाँ पे आके एंटर करती है। इधर एक मसल रहता है जो आपका पेशाब के रास्ते को, जब आप पेशाब करते हुए बीच में रोक सकते हैं, वैसी एक मसल यहाँ रहती है। तो ये हमेशा बंद रहता है या उस समय बंद रहता है
जब इरेक्शन या इजैकुलेशन होता है तो ये भी बंद रहता है, ब्लैडर नेक बोलते हैं इसको। तो जो दवाइयाँ होती है वो इसको रिलैक्स करती हैं। अगर कोई चीज यहाँ डिपॉजिट हो रही है तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का रास्ता इधर है, और दूसरा पेशाब का रास्ता लंबा जो 12-15 सेंटीमीटर का है वो बाहर का है। तो लंबा रास्ता जाना ज्यादा डिफिकल्ट है, बशर्ते कि छोटा रास्ता। तो यहाँ अगर सीमेंट डिपॉजिट होता है तो बाहर निकलने के लिए यही बंद होना चाहिए। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, अल्फा ब्लॉकर्स जिसको बोलते हैं, जो स्टोन के लिए देते हैं या कुछ और कारण से जो देते हैं, स्टेंट के लिए देते हैं, और भी जो किसी किसी को ब्लैडर नेक की प्रॉब्लम होती है या ये टाइट ब्लैडर नेक होता है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनको देते हैं। तो उन परेशानी या प्रोस्टेट जिनको है बढ़ा हुआ, उनको भी देते हैं। तो इन परेशानियों के कारण क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाते हैं, ढीला हो जाता है। जब इधर रास्ता आसान मिला तो सीमेंट अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब आप ये करते हैं, सीमेंट अंदर चला गया, जब आप पेशाब करते हैं तो देखिएगा कि सीमेंट उसके साथ निकल रहा है। तो ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। ये कुछ परेशानी नहीं है, किसी किसी को हो सकता है, परेशानी हो सकती है। अगर स्ट्रक्चर है तो आगे का रास्ता जाम है तो बाहर निकलेगा ही नहीं, सीमेंट अंदर चला जाएगा। तो अगर आपका इजैकुलेशन में भी कुछ नहीं आता तो समझिए कि पेशाब का रास्ता कुछ जाम हो सकता है, डैमेज हो सकता है। किसी किसी का इजैकुलेशन नहीं होता है तो सीमेंट नहीं निकलता है, उसमें भी यही परेशानी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपका डक्ट जाम है या सीमेंट बन ही नहीं रहा है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए कुछ दवाइयां होती हैं, या मोस्टली जो होता है कि आप दवाई बंद अगर कर दें, ये जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कर रहा है, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। किन्हीं किन्हीं को जब प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, या किन्हीं को जो हाई ब्लैडर नेक होता है, तो इनका वो प्रोस्टेट का जो ब्लैडर नेक है वो कट जाता है, उसके बाद भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन रहता है। तो प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट सभी को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होगा। दे विल नॉट बी एबल टू इजैकुलेट द वे दे वेयर। ये परेशानी होगी। चलिए, आई विल क्लोज द टॉपिक एंड आई विल सी the questions. पहली चीज पूछी गई है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फिर पूछा गया है योगा के बारे में, और फिर फूड्स के बारे में। तो पहला है कि स्ट्रेस का, जैसे मैंने इम्पोर्टेंस बताया कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैटलिस्ट प्ले करता है। जैसे कि एक आप म्यूजिक जब सुनते हैं या म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक कंपोजर से पूछने जाएंगे, तो जब तक वो शांत मन से नहीं होते, वो सोचते नहीं है, दे कैन नॉट क्रिएट अ म्यूजिक। दिस सेक्सुअल एक्ट इज अ म्यूजिक ऑफ द बॉडी, म्यूजिक ऑफ टू बॉडीज, देयर इंटर मिक्सिंग। तो इसमें अगर स्ट्रेस रहेगा तो आप रिलैक्स्ड हैं ही नहीं, आपका इरेक्शन नहीं आएगा। इवन इरेक्शन आया आप मेंटेन नहीं कर पाएगा, मेंटेन कर रहे हैं आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। तो आप ये हैं। और when you have an act of pleasure, you cannot have anxiety and pleasure at the same moment. ठीक है, तो वो परेशानी। दूसरा है योगा। योगा विल डेफिनेटली हेल्प। योगा कुछ आपको मोस्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हेल्प करता है, एंजाइटी लेवल्स को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और योगा में काफी सारे योगा हैं जो आप इधर गेट एक्सपर्ट से जान सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड एन एक्सपर्ट, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा से आपको बता सकते हैं। योगा में होता क्या, हम ऑनलाइन फोटो देख लेते हैं और बस हम उसको करने लगते हैं, और यूजुअली वी डू इट इन अ रॉन्ग वे, that may be counterproductive. So yoga has a good role in erectile dysfunction, but only a supportive and more importantly a preventive role. Foods की बात करें तो avoid junk foods, keep a healthy diet। ऐसा कोई फूड नहीं है, एफ्रोडाइस्टिक जो रहते हैं वो हैं, जो वाइग्रा टाइप के ड्रग्स हैं, मगर दैट ऑल्सो विल नॉट हेल्प। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमारे इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में काफी हेल्प करती हैं। गुड प्रॉमिसिंग रोल इज हैज ऑफ गार्लिक। कुछ मोरिंगा जो सहजन का पेड़ होता है, उनके पत्तों, उनका काफी अच्छा रोल है। बट स्टिल इंडियन मेडिसिन आर लैकिंग इन दिस क्या बोलते हैं,
ट्रायल्स एंड साइंटिफिक बेसिस एंड डाटा, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। गार्लिक का काफी अच्छा रोल है। एंड जब आप देखिएगा, रिसेंटली आई सॉ फ्यू things on Discovery, I think, and they were discussing about erectile dysfunction. And Western people have started taking garlics twice a day or thrice a day. Nowadays, powder preparations are also available. अब problem क्या होती है garlic लेने से? You will have that pungent smell all throughout the day. तो उसके लिए बताया गया कि ask your partner also to take garlic. दोनों लोग का रहेगा तो they will not feel that smell kind of thing, or they will not feel disturbed. So वो ले सकते हैं। गार्लिक का स्टडीज चल रही हैं, इट हैज अ प्रॉमिसिंग रोल। तो फूड्स में ये दोनों चीज है, काफी सारे केसर हैं, योहिम्बिन है आपका। अगर इसमें देखा जाए मेडिसिनल वैल्यू में, तो काफी सारी चीजें हैं जो एफ्रोडाइस्टिक की तरह काम करती हैं, काफी चीजें इरेक्शन को हेल्प करती हैं, बट दे आर ओनली हेल्पफुल। और मोस्टली उनका टेस्टोस्टेरोन और होल बॉडी जो सेक्सुअल ये चीजों के लिए चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए चाहिए, उसके लिए हेल्प करती हैं। इन ऑर्गन के लिए अभी तक के लिए मात्र एक ये इसका रोल है, आपका गार्लिक का रोल है। और कोई क्वेश्चंस नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 40-50 मिनट्स, सो आई वुड लाइक टू क्लोज द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग। सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।